वेलकम वंस अगेन बच्चों। हम चालू कर रहे हैं सिविक्स। ठीक है, सिविक्स ऑन इक्वालिटी। सिविक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। ठीक है, ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी आप ये चीज बहुत बोलते भी हो। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट देना, समान मतलब एक जैसा व्यवहार करना, दैट इज इक्वालिटी। तो सिविक्स का चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हो ऑन इक्वालिटी। आपके साथ आपकी सिविक्स की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए चैप्टर रीड करते टाइम। देखो, जब आप खोलोगे ये चैप्टर का आपका टेक्स्ट एनसीईआरटी खोलोगे, आप देख रहे हो यहाँ अपनी जो टेक्स्ट बुक खोला है, इसमें देखो ऊपर ये लाइन से खड़े हैं लोग। देखो लाइन से खड़े हैं, स्ट्रेट लाइन। एक पेज से ये लाइन चालू हो रही है, दूसरे पेज पे ये लाइन आ रही है। दिख रही है ये लाइन? ठीक है, तो ये लोग लाइन में खड़े हैं। अब ये लोग क्यों खड़े हैं? ये लोग वोट करने के लिए खड़े हैं। कि मतलब वो इलेक्शंस होते हैं ना, तो वोटिंग करने के लिए सारे बड़े लोग खड़े हैं। बड़े मतलब उम्र में बड़े। ठीक है, बच्चा एक भी नहीं है, सारे बड़े ही हैं, सारे एडल्ट्स हैं। सबसे पहले खड़ी है मंजीत कौर टीचर, जो कि नाम मंजीत कौर है, इसका मतलब पंजाबी है और एक टीचर है। उनके पीछे खड़े हैं तेजा सिंह ट्रेडर। ठीक है, इनके हस्बैंड खड़े हैं जिनका नाम तेजा सिंह है, जो ट्रेडर हैं। उनके पीछे खड़े हैं गिरीश राव, स्टूडेंट हैं, मतलब ये साउथ इंडियन खड़े हैं जो स्टूडेंट हैं। इसके पीछे कांता देवी खड़ी हैं, डोमेस्टिक वर्कर। कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर मतलब काम वाली। उसके पीछे सुजाता कुमारी, वो भी डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब वो भी काम वाली हैं। उसके पीछे अब्दुल रहमान खड़े हैं। अब्दुल रहमान मतलब मुसलमान हुए। आर्टिसन है, मतलब आर्टिसन मतलब कड़िया काम करने वाले। उसके पीछे खड़ी हैं शबनम बानो। शबनम बानो है हाउसवाइफ है। ठीक है, मतलब हाउसवाइफ तो पता ही है, मतलब जो घर पे पूरा दिन काम, मतलब मम्मीज वगैरह। ठीक है, जो घर की देखभाल करती हैं, हाउसवाइफ हैं। फिर ग्रेसी लैलेंग जो कंसल्टेंट है, मतलब एक क्रिश्चियन भी खड़ी हैं, कंसल्टेंट है, मतलब वो भी काम करती हैं, मतलब बाहर सर्विस कर रही हैं। इसैक लैलेंग गवर्नमेंट ऑफिसर। इसैक मतलब ये भी क्रिश्चियन हुए। रुखसाना मिर्जा ये मुस्लिम है, मीडिया पर्सन मतलब जर्नलिस्ट वगैरह होंगी। योगराज अनएम्प्लॉयड, मतलब जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वो। और उनसे पीछे लास्ट में खड़े हैं अशोक जैन, जो कि हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब बहुत इंडस्ट्रीज के मालिक। ठीक है, ये लाइन आप देखो, इसमें आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने एक एक नाम पढ़ा, इसमें हर धर्म के लोग खड़े हैं और कम काम ज्यादा काम सारे काम करने वाले लोग खड़े हैं। एक काम वाली भी इसी लाइन में खड़ी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसी लाइन में खड़ा है, एक हाउसवाइफ भी इसी लाइन में है, और मतलब हर कोई, एक स्टूडेंट भी इसी लाइन में है। मतलब हर कोई काम करने वाला और हर धर्म का और हर उम्र का यहाँ इस लाइन में खड़ा हुआ है। अब ये लाइन है वोटिंग की। जो हमारी वोटिंग की लाइन लगती है, वहाँ वोटिंग की लाइन में आपको इक्वालिटी देखने मिलती है। भले कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना हो, कहीं का कोई बहुत बड़ा वो राजा महाराजा क्यों ना हो, उसे वोटिंग के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, तो वोटिंग की ये लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑन इक्वालिटी पे इतने सारे पेजेस का सिविक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, पर हम तो पहले ही देख रहे हैं कि हमारे देश में कितनी सारी इक्वालिटी है। देखो तो सही, काम वाली भी वहीं खड़ी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहीं खड़ा है, सारे वोटिंग के लिए खड़े हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट देखा आपने सबसे लास्ट खड़ा है, तो अगर भेदभाव होता तो उसको फर्स्ट कर देते ना, इंडस्ट्रियलिस्ट को फर्स्ट कर देते, पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वोटिंग की लाइन में भेदभाव नहीं है। तो आप सोचोगे तो फिर चैप्टर किसके ऊपर है? कुछ भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो चैप्टर पे है क्या? ऑन इक्वालिटी चैप्टर का नाम क्यों है? तो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ एक जो आपने बीच में देखा, दो डोमेस्टिक वर्कर्स खड़ी हैं, काम वालियां खड़ी हैं। एक का नाम है कांता देवी और दूसरे का नाम है सुजाता कुमारी। अब ये लाइन में खड़ी हुई हैं, ये आपस में बातें कर रही हैं। इनकी स्टोरी आपके पेज इसी चैप्टर 1 में दोनों देखो बातें कर रही हैं।
मैं ये स्टोरी रीड कर रही हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पे ये बात कर रही हैं, ये बॉक्स है, ठीक है। अब देखो ये स्टोरी है इनकी। Isn't it good सुजा, सुजाता को वो प्यार से सुजा बोल रही है, कौन? कांता। Isn't it good सुजा that we can all vote as equal citizens of our country, even जैन साहेब standing in the line with us, ठीक है। क्या बोल रही है कि सुजा ये अच्छी बात नहीं है कि हम जब वोटिंग करते हैं तो हम एज इक्वल सिटीजन्स वोटिंग करते हैं, हम देश के सारे इक्वल नागरिक होके वोट करते हैं। तू देख हम काम वाली है ना, तो लास्ट में हमारे जैन साहब भी खड़े हैं। तो सुजाता जो उसकी फ्रेंड है वो हाँ बोलती है, यस। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। फिर वो बोलते हैं कि कांता जल्दी चल, अब तेरी बारी आ गई। I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. कांता कह रही है कि मैं उसी को वोट करूंगी, उसी नेता को वोट करूंगी जिसने हमको हमारी एरिया में पानी का कनेक्शन देने का प्रॉमिस किया था, ठीक है। अब बिल्कुल बगल वाले पेज में, बाजू वाले पेज में आफ्टरवर्ड्स, बाद में क्या होता है? वी विल सी यू कांता, वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। मतलब जब वोटिंग पूरी होती है तो सुजाता और कांता बाहर खड़ी हैं, वो पैदल जा रही हैं और कार में वो जो जैन साहब हैं, अशोक जैन हैं, वो कार में जा रहे हैं और वो बोलता है कि हम फिर तुमसे मिलेंगे, तो नमस्ते करती है साहब को। अब ये जो कांता है वो सुजाता को कुछ बता रही है। गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। मतलब गुड़िया को बुखार आया है तेज और मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट। पर मुझे वही जो साहब है, जो जैन साहब है, मुझे उसका घर का काम करके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, और फिर उससे एडवांस भी मांगनी है क्योंकि मेरे पास मतलब गरीबों के पास पैसे नहीं होते हैं मेडिकल वगैरह के लिए। गरीबों के पास मतलब खाने जितना होता है 2 या 3 टाइम, मतलब जो खाने पीने का पैसा होता है, मेडिकल वगैरह का ऐसा कुछ अगर आ जाता है उनके ऊपर प्रॉब्लम, तो उनको अपने जो काम करते हैं जिनके यहाँ, उनसे मांग के काम चलाना पड़ता है। तो जो मतलब ये जो कांता है वो कह रही है मुझे पहले साहब के घर काम करने जाना पड़ेगा और फिर पैसे भी मांगने हैं मेरे को। एट होम, अब वो घर पहुंचती है, कौन घर पहुंचती है? कांता। कांता घर पे पहुंचती है, वहां उसकी बीमार बेटी जो गुड़िया है, ठीक है। Here have some of this, you will feel better and when I get back in the evening we will go to the hospital, okay। तो उसकी माँ उसको गरम गरम काढ़ा पिला रही है। मतलब वो घर की नहीं, हम टेक्निक्स यूज करते हैं जल्दी ठीक होने के लिए, तो ये गरम गरम घर का काढ़ा पिला रही है और उसको बोलती है कि तू ये पी ले थोड़ा सा, शाम को मैं आऊंगी काम से तो मैं तेरे को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। अब कांता अपने घर से बाहर निकल रही है, मतलब जैन साहब के घर निकल रही है, काम करने जाना है ना उनके घर, तो वो वहां निकल रही है। अब इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। अब देखो ये काम करने बाहर निकल रही है, तो ये वाली पिक्चर देखो, इसमें देखो ये जब निकल रही है तो ये बस्ती है, इसकी गंदी सी बस्ती है ये। वो कह रही है इसलिए तो मेरी बेटी घड़ी घड़ी बीमार पड़ती है क्योंकि हमारी बस्ती इतनी गंदगी वाली बस्ती है, इसलिए मेरी बेटी घड़ी घड़ी बीमार पड़ती है, ठीक है। अब पीछे ये स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, देखो। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो कांता है, अब कांता काम करने आई है जैन साहब के घर, ये देखो झाड़ू पोता कर रही है। तो ये जैन साहब के घर काम करने आई है, तो वो जो मालकिन है उसको बोलती है मेक श्योर दैट द कॉर्नर्स आर डन प्रॉपरली। भाई कोना कचका अच्छे से करना। काम वाली है ना, कह रही पोता भाई कोने में ढंग से मारना, हम काम वालों से ऐसे ही बोलते हैं ना। फिर नीचे हियर्स इज योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, नो मैडम। अब ये जो जैन साहब की बीवी है, वो कांता जो उसकी काम वाली है, उसने पैसे मांगे, उसे एडवांस दे रही है, मतलब उसे पैसे दे रही है जो भाई उसको अपनी बेटी को दवाखाने दिखाना है ना,
तो उसके लिए पैसे दे रही है उसकी मैडम, और उसे कह रही है कि घड़ी घड़ी मांग मांग की आदत मत बना लेना, ठीक है, देखो जरूरत है दे रही हूँ पर ये मांग मांग की आदत मत बना लेना। फिर नीचे दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी Jane, madam and Jane may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. अब यहाँ देखो ये अपनी एकदम बीमार बेटी को हॉस्पिटल ले गई है, इसकी बेटी देखो, तो बोल रही है बेटी थोड़ी देर और रुक जाए, इतनी लंबी लाइन है क्योंकि ये गरीब है, अपनी बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जा रही है, और वहाँ शायद भीड़ भाड़ थी या ज्यादा पब्लिक थी तो उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। तो कह रही है मैडम की बेटी थोड़ा और वेट कर ले, हमारा टर्न आ जाएगा। फिर वो मन में सोचती है कि भले सुबह वोटिंग के टाइम भाई जैन साहब और मेम साहब मेरे साथ लाइन में खड़े थे, पर उनको जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो मैं जैसे लाइन में खड़ी हूँ वैसे लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता होगा, क्योंकि भाई मैं गरीब हूँ, ठीक है, गरीब हूँ। शायद अगर मेरे पास पैसा होता मैं भी मेरी बेटी को प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाती, मेरी बेटी सुबह से तप रही है भाई बुखार से, तो मैं उसको सुबह ही ले जाती, पर मैं गरीब हूँ, मुझे यहाँ आना पड़ा, अब यहाँ आई हूँ तो इतनी लंबी लाइन में खड़ी रह रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब देखो यहाँ पे इस स्टोरी से आपको क्या पता लग रहा है, ठीक है, इस स्टोरी से आपको क्या पता लग रहा है, आप देख सकते हो कि ये जो देखो सबसे पहले एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक शब्द आता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये एक राइट दिया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है वोटिंग का अडल्ट्स को, मतलब इन स्पाइट ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, मतलब किसी भी चीज, मतलब वोटिंग राइट दिया जाता है एडल्ट्स को, 18 साल से ऊपर के नागरिकों को वोट करने का अधिकार दिया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री से, उसमें उनका कास्ट, रिलीजन कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वोटिंग राइट, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वोटिंग राइट जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब वो कंट्री जिसमें जो हम नेता चुनते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, वो नेता राजा महाराजा नहीं होते, वो नेता राजा महाराजा नहीं होते, और वो नेता कोई डिक्टेटर नहीं होते, ठीक है, तानाशाह नहीं होते, वो नेता लोगों द्वारा चुने जाते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप क्लास 6 में भी पढ़ के आए हो, फिर भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 15 में ग्लॉसरी में लिखी हुई है, देखो पेज नंबर 15 में ग्लॉसरी में लिखी हुई है, ये दिख रही है, ये दिख रही है पेज नंबर 15 पे। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है पेज नंबर 15 में ग्लॉसरी में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट डिफाइन, ठीक है, डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या आंसर लिखोगे? इस ग्लॉसरी में से आपको आंसर लिखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। मैंने आपको बताया ना डेमोक्रेटिक सोसाइटीज का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स सिटीजन्स have the right to vote irrespective of their social or economic background। इसका मतलब क्या है? सब सिटीजन्स का वोटिंग राइट होता है, भले वो कोई भी रिलीजन के हो या कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो। इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब रिच हो कि पुअर हो, ठीक है, सबको वोटिंग राइट मिलते हैं। तो यहाँ से आप ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। अच्छा, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? इक्वालिटी होती है, एक तरह से इक्वालिटी होती है। इसमें क्या कहा गया है कि भाई कोई कैसा भी हो उसे वोटिंग का अधिकार है।
पर ये देखो, जब स्टोरी चालू हुई, कांता की स्टोरी की बात करूं, जब स्टोरी चालू हुई तो जब आपने वो वोटिंग की लाइन देखी आपको लगा वाह, हमारे देश में कैसी इक्वालिटी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो होता है हमारे देश में, वोटिंग राइट दी गई है। पर फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी आपने देखा भाई कांता गंदी बस्ती में रह रही है, ठीक है, और वो साहिब कहाँ रह रहे हैं, जैन साहिब अच्छे पौष घर में रह रहे हैं, वो कोने कचके तक साफ करा रही है अपने घर के, और जो कांता जहाँ रहती है उसका बाहर एकदम गंदा है जिसकी वजह से उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है घड़ी घड़ी। और दूसरा, ये पहली इनइक्वालिटी आपने देखी इस चैप्टर में। फिर आप आगे बढ़े, दूसरी इनइक्वालिटी कांता के साथ कहाँ दिखी आपको, वो हॉस्पिटल में, ठीक है, शायद उसके पास थोड़ा पैसा होता या शायद वो भी रिच होती तो अच्छे दवाखाने में ले जाती, या भाई थोड़ा कुछ ऐसा करती कि जल्दी नंबर आ जाए, ठीक है, पर उसे इस लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ इनइक्वालिटी दिख रही है। और तीसरी चीज मैं बताऊं, वो गरीब है, वो रोज कमाती है रोज खाती है, मतलब नहीं जाती तो शायद उसको पैसे नहीं देती उसकी मेम साहब, तो क्योंकि उसको पैसे लेने थे इसलिए उसको अपनी बीमार बेटी को घर छोड़ के काम करने जाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ आप सोच रहे होगे जो तो आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन पढ़ी तो आपको लगा कि भाई इक्वालिटी है हमारे देश में, वोटिंग का अधिकार है, वहां तक इक्वालिटी है, पर आपने देखा बाकी जगह भाई जैसे वो पुअर है इस हिसाब से उसके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, मतलब जानबूझ के कोई कर नहीं रहा है पर उसके साथ इनइक्वालिटी हो रही है। और रीजन क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो उसकी गरीबी है, दैट इज द रीजन फॉर द इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अभी ये तो आपने क्या देखा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई इसके साथ, ठीक है, पुअर थी इसलिए। अब इसके अलावा भी इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक है। पेज नंबर 7 पे मैं पढ़ा रही हूँ आपको। पेज नंबर 7 में एक और इनइक्वालिटी होती है हमारे साथ कास्ट को लेके। पहली क्या थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कांता के साथ क्या हो रही थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही थी, ठीक है। दूसरी इनइक्वालिटी क्या होती है, कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी, कास्ट। अच्छा, कास्ट की इनइक्वालिटी की मैं बात करूं, कास्ट क्या होता है कि मतलब जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, सिंधी, मराठी, पंजाबी, बंगाली, ठीक है। तो कास्ट क्या होता है कि भाई ऐसा बोला जाता है कि भाई तुम्हें मैरिज करनी है ना तो अपने कास्ट के बाहर नहीं करने की, तुम्हें अपने समाज, अपनी ज्ञाति के बाहर आपको मैरिज नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे सिखाया जाता है बचपन से ही और ऐसा ही चला आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इस तरह से मतलब कास्ट सिस्टम है इंडिया में, ठीक है। कास्ट की बात क्यों आ रही है, मैरिज करने के लिए अगर लड़की है उसे अच्छा एजुकेटेड लड़का चाहिए, भाई एजुकेटेड हो भाई, और वेल मैनर्ड हो, वेल बिहेव्ड हो, ठीक है, तो वो सही है। पर आप कास्ट भी लगा दे रहे हो उसके साथ, अगर वो अच्छी कास्ट का नहीं है, आपके जैसी कास्ट का नहीं है तो हम नहीं करेंगे शादी, ऐसा होगा। सेम लड़के भी ऐसा ही करते हैं भाई, लड़के मतलब ये थोड़ी सी पुरानी मानसिकता है कि मैरिज ऐसे की जाती थी। कास्ट तो देखो, मतलब कास्ट की मतलब मैरिज, मैं एग्जाम्पल मैरिज का दे रही हूँ तो देखो कास्ट इनइक्वालिटी भी है, मैं आपको ये बता रही हूँ। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, गरीबी अमीरी की इनइक्वालिटी मैंने कांता के एपिसोड में आपको दिखाई, कास्ट की इनइक्वालिटी मैंने ये जो मैरिज का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। आप बहुत आपके देखो, मैं ये आपको लग रहा होगा मैम मैरिज का क्यों एग्जाम्पल दे रही है, मैम मैरिड है इसलिए नहीं। यहाँ देखो आपकी टेक्स्ट में पेज नंबर 7 पे देखो साइड में दिया हुआ है, साइड में ये सब दिया हुआ है ना, यहाँ पे इन्होंने ना ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगाई हैं, इसमें लिखा हुआ है कि भाई हमें लड़का चाहिए मतलब तमिल ब्राह्मण ऐसे करके, एक में तमिल ब्राह्मण चाहिए, एक में SC ST चाहिए, मतलब यहाँ इन्होंने ना अपनी कास्ट लिखी है। ये ऊपर है ना, इन्होंने मैरिज के लिए कॉलम बनाया है, मतलब जिनको शादी करनी होती है ना न्यूज़पेपर में मैरिज के लिए आर्टिकल देते हैं, पैसे देके उनको छपवाना होता है भाई, शादी के लिए उनको लड़की या लड़का चाहिए होता है। तो यहाँ देखो 3 साइड में छपी हुई है, उसमें हर किसी में कास्ट स्पेशल मेंशन की हुई है भाई, कहीं किसी ने तमिल लिखा है, किसी ने SC ST लिखा है, मतलब वो शादी के कॉलम में कास्ट जरूर लिखते हैं। मतलब कास्ट कितना मतलब बड़ा हिस्सा हो गया है हमारे समाज का।
इसके बाद नीचे आप एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी है, पेज नंबर 7 पे ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी है, पेज 7 पे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी है, पेज नंबर 7 पे, स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्चुअली में एक बहुत अच्छे राइटर थे, पर वो उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, उनकी बुक थी उनकी ऑटोबायोग्राफी, मतलब वो बुक उन्होंने अपनी जिंदगी के ऊपर लिखी थी। उस बुक में उन्होंने बताया था कि उनके साथ बचपन में कितना भेदभाव होता था। क्यों? क्योंकि वो कास्ट, उनकी कास्ट क्या थी, वो दलित थे। ठीक है, दलित मतलब बिल्कुल लो कास्ट के थे वो, मतलब उनकी कास्ट लो थी। ठीक है, मतलब अगर हम कास्ट की बात करें, इंडियन कास्ट सिस्टम की बात करें, तो दलित थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, तो वो लो थे कास्ट में। तो वो बताते हैं कि उनके साथ कास्ट के बेसिस पे बहुत भेदभाव किया जाता था। उन्होंने अपनी बुक, अपनी जो किताब है, जो उन्होंने अपने जीवन के ऊपर किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने उनके साथ बचपन में कैसा कैसा अन्याय होता था वो लिखा है। उन्होंने अपनी किताब जूठन में, उनकी किताब का नाम क्या है, जूठन। उन्होंने जो किताब लिखी है, क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश। क्या है किताब का नाम? जूठन है। इनकी किताब का नाम क्या है? जूठन। ठीक है, जूठन नाम, किताब का नाम है जूठन। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भाई जब मैं बचपन में क्लास में जाता था तो मुझे सबसे अलग बिठाया जाता था और सब बच्चे बेंच पे बैठते थे, मुझे फ्लोर पे बिठाया जाता था। और जिस पे मुझे बिठाया जाता था, मतलब मेरे को एक मैट दी जाती थी बैठने के लिए, एक चटाई दी जाती थी। अगर मैं जैसे ही खड़ा होता था वो तुरंत हटा दी जाती थी, मतलब मेरी चटाई भी अछूत मानी जाती थी। मुझे तो अछूत मानते थे, मुझे दलित मानते थे। मैं जिसपे बैठता था उस चीज को भी उतना अपवित्र मानते थे ये लोग। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर। ठीक है, बोले कभी कभी तो मुझे दरवाजे के बाजू में बिठा देते थे। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, और कभी कभी तो मुझे बिना कारण के ये लोग मार भी देते थे। When he was in class 4, कह रहा है जब मैं 4th क्लास में था और हमारे स्कूल के हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बार ही मुझसे क्लास 4 में, क्लास 4 का बच्चा कितना छोटा होता है, जब वो क्लास 4 में थे उनके स्कूल के हेडमास्टर ने उनसे पूरे स्कूल में और पूरे प्लेग्राउंड में झाड़ू लगवाई थी। क्यों? क्योंकि वो दलित थे। He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it my back began to ache. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. The other children were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in and watching me. I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day. Doors and windows of the school rooms and boys saw this spectacle. Made to sweep the school for the next couple, and this only came to an end when his father, who had happened to be passing by, saw us sweeping. Walking away from the school holding he said loudly for all of them to, you are a teacher, so I am leaving now, but remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. अब क्या हुआ, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसका प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल उससे रोज झाड़ू लगवाता था, पूरे प्लेग्राउंड का और पूरे स्कूल का झाड़ू लगवाता था, स्वीपिंग का काम कराता था। और उसका इतना, मतलब 4th स्टैंडर्ड का बच्चा कितना होता है, उससे झाड़ू लगवाई जाती थी। और इतनी, मतलब उसका, क्योंकि इतना छोटा था और जो प्लेग्राउंड था इतना बड़ा था, उसकी कमर टूट जाती थी स्वीप करते करते, उसके मुंह में डस्ट चली जाती थी, मुंह पूरा काला हो जाता था डस्ट की वजह से। और सारी टीचर्स, वो हेडमास्टर, स्कूल के सारे बच्चे ये सब देखते थे।
उसको पानी भी नहीं देते थे, क्योंकि पानी पीना भी एक अछूत को अलाउड नहीं था, पानी नहीं देते थे। और ऐसा उसके साथ ये बहुत दिनों तक करते रहे। एक दिन ये किस्सा कब खत्म हुआ, बहुत दिनों तक बेचारे से रोज प्लेग्राउंड और स्कूल साफ कराया गया। एक दिन उसके फादर वहां से गुजर रहे थे, पास कर रहे थे, मतलब वहां उस स्कूल से गुजर रहे थे, और उन्होंने अपने बेटे को इस तरह से झाड़ू लगाते देखा। गुस्से में वो अंदर आए और उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और स्कूल में चिल्ला के बोल के गए, टीचर्स को बोला कि तुम लोग टीचर्स हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर तुम देखना मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा और यहीं से पढ़ के निकलेगा, और मेरे बच्चे जैसे और भी पढ़ेंगे और वो भी यहीं से निकलेंगे। मतलब, और ये वाला बच्चा आगे जाके एक राइटर बना, ठीक है, जिसने अपनी बुक लिखी जिसका नाम है जूठन, ठीक है। तो उसने इस बुक में अपनी सारी लाइफ लिखी है, ठीक है। तो तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ कहाँ भेदभाव हुआ। ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी थी उसमें कौन सा भेदभाव है, कास्ट का भेदभाव। कौन सी इनइक्वालिटी देख रहे हो इस स्टोरी में, कास्ट की इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी है, कास्ट। ठीक है। अब जो दूसरी स्टोरी है, इसके तरफ नीचे एक दूसरी स्टोरी है जो कि है पेज नंबर 8 पे ही, ठीक है, पेज नंबर 8 पे ही दूसरी स्टोरी है। The second story is based on an incident that took place in one of India's largest. It is common practice in most of other countries. मतलब ये जो सेकंड इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट, ये तो चलो छोटे से गांव की बात थी, तो आपने सोचा होगा गांव में ऐसा सब चलता है। पर दूसरा इंसिडेंट, दूसरी स्टोरी है, एक बड़े शहर की स्टोरी है, मेट्रो की स्टोरी है। वहां पे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी आए हुए हैं, और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी एक अपने लिए फ्लैट ढूंढ रहे हैं, अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, और उनको रेंट पे चाहिए एक अपार्टमेंट उस सिटी में, और रेंट पे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी अपने लिए, और उनके पास पैसा भी है, मतलब उनके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रेंट आराम से भर सकते हैं, भाड़ा जो है भर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर कौन होता है, जो मकान भाड़े पे या मकान दिलवाता है आपको, वो उसके पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास, और उसको बोलते हैं हमें एक घर ढूंढ के दे। डीलर ने उनको बताया कि मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे फ्लैट खाली हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो उन्होंने जो पहला अपार्टमेंट गए, पहला फ्लैट गए, तो अंसारी को वो अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा, उसने कहा हम यही अपार्टमेंट रखेंगे। तो जब वो लैंड लेडी का मतलब मकान मालकिन, जब मकान मालकिन को पता लगा कि उनके नाम क्या है, मतलब अंसारी एक मुस्लिम नेम है, तो उसने सोचा, उसने कहा कि मैं अपना फ्लैट किसी ऐसे इंसान को नहीं दूंगी कि जो मीट खाता है, क्योंकि मुस्लिम्स मीट खाते हैं। तो उस लेडी ने कहा मैं मीट खाने वाले इंसान को अपना फ्लैट नहीं दूंगी। और बिल्डिंग, और कह रहे हैं बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट्स, हमारी बिल्डिंग में कोई नॉन वेज खाने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं दे सकती। दोनों अंसारीज और वो प्रॉपर्टी डीलर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। वो दोनों लोग हैरान हो गए सुन के, और वो प्रॉपर्टी डीलर भी हैरान हो गया, क्योंकि वो जब खड़े थे, घर देख रहे थे, बाजू के घर से फिश की स्मेल आ रही थी। इसने क्या बोला था कि भाई इस फ्लैट में, इस अपार्टमेंट में कोई नॉनवेज नहीं खाता है, इसलिए मैं तुम्हें घर नहीं दे सकती हूँ रेंट पे। पर उन्होंने देखा कि बाजू में ही नॉनवेज बन रहा था, मतलब बात वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की तो थी ही नहीं, बात क्या थी, उनके रिलीजन की, धर्म की बात थी। जो रेंट वाली थी, जो रेंट मकान मालिक थी, जो लैंड लेडी थी, वो शायद हिंदू रही होंगी, और जो लैंड के लिए लेने आए होंगे वो शायद मुस्लिम रहे होंगे, अंसारी से, ठीक है। तो the same excuse was repeated in the second and third. Finally, they told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. They were reluctant to do this and decided to look for some more. In the end, it took a whole month of looking at before they found out who was willing to give them a place on rent. अब पहले घर में ये प्रॉब्लम हुई, दूसरे घर में गए, उसमें भी ऐसे ही उनका नाम सुन के मना कर दिया, तीसरे घर में भी यही प्रॉब्लम हुई। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा तुम अपना नाम क्यों नहीं बदल लेते हो, तुम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह सबको बोलो तुम मिस्टर एंड मिसेस कुमार हो।
तो उन्होंने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, ये चीज गलत है। अंसारीज ने मना कर दिया, बीवी मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे, कि हम अंसारी हैं, हम अंसारी बोलेंगे, हम लोग अपना नाम कुमार नहीं बताएंगे। पूरा 1 महीना लगा और 1 महीने के बाद उन्हें एक ऐसी मकान मालकिन मिली जिन्होंने उसे घर दिया। तो अब यहाँ जो अंसारीज का इंसिडेंट है उसमें आपको क्या दिख रहा है? अंसारी के इंसिडेंट में कौन सा भेदभाव दिख रहा है आपको? अंसारी के इंसिडेंट में आपको रिलीजन इनइक्वालिटी दिख रहा है। देखो कांता की स्टोरी सुनाई थी, काम वाली, वहां आपको कौन सी इनइक्वालिटी दिखी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, गरीब अमीर की, ठीक है। कांता की स्टोरी में कौन सी इनइक्वालिटी दिखी? इकोनॉमिक। और ये कास्ट की इनइक्वालिटी, जात पात की, कहाँ दिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी में। और रिलीजन की इनइक्वालिटी कहाँ दिखी आपको? अंसारीज की स्टोरी में। तो क्या आप बोल सकते हो कि इक्वालिटी है कंप्लीट हमारे देश में? तो आंसर इज नो। देखो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है, कास्ट इनइक्वालिटी भी है और रिलीजन इनइक्वालिटी भी है। आज हमने पेज नंबर 8 तक ये चैप्टर अच्छे से समझा। कल हम आगे ये चैप्टर समझेंगे। इसमें शायद मैंने 1-2 जितने भी क्वेश्चंस लिखाए हैं आप वो लिख के मुझे व्हाट्सएप करना। चलें, थैंक यू।